तो आज हम लोग क्लास 5 के इंग्लिश बुक ब्लॉसम का लेसन 2 द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी का स्टडी करते हैं। इसका पाठ का इस लेसन का पूरे हिंदी में अनुवाद करेंगे, समझेंगे और इसके बाद इसके सभी क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं लेसन को। तो सबसे पहले देता है, इसका हेडिंग है कि द स्मेल ऑफ ब्रेड, यानी कि ब्रेड की महक। ब्रेड का मतलब होता है पाव रोटी, तो पाव रोटी की महक एंड और द साउंड ऑफ मनी, पैसे की खनक या आवाज। अब आइए आगे की तरफ देखते हैं। लेसन में सबसे पहले है कि देयर वाज वंस अ स्टिंजी बेकर। स्टिंजी का मतलब क्या होता है? स्टिंजी का मतलब होता है कंजूस, और बेकर के मतलब होता है पाव रोटी बनाने वाला, यानी कि उसे बोलते हैं नानबाई। तो इसको हम बोल सकते हैं, वंस का मतलब होता है एक बार या किसी समय में। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं किसी समय में या एक बार एक कंजूस नानबाई था। बट ही बेक्ड डिलीशियस ब्रेड। बेक्ड के मतलब होता है सेकना या सेकता था या बनाता था, और डिलीशियस के मतलब होता है, डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट या लजीज, और ब्रेड का मतलब होता है पाव रोटी। तो ये क्या हो गया? बट ही बेक्ड डिलीशियस ब्रेड, लेकिन वह लजीज पाव रोटी बनाता था। अब आगे की तरफ देखते हैं। आगे है देयर वाज अ पुअर मैन। एक गरीब आदमी था। पुअर का मतलब होता है गरीब, वाज के मतलब था, तो देयर वाज अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी था। ही विश्ड, विश्ड के मतलब होता है इच्छा रखना या ख्वाहिश रखना। विश्ड टू एंजॉय के मतलब कि लज्जत लेना चाहता था या इच्छा रखता था किस चीज़ का? तो स्वीट स्मेलिंग, यानी कि अच्छी महक या मीठी खुशबू वाले ब्रेड को एंजॉय करने की वो इच्छा रखता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही विश टू एंजॉय स्वीट स्मेलिंग ब्रेड, वह मीठी महक वाले पाव रोटी खाने की इच्छा रखता था। बट ही डिड नॉट हैव एनी मनी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। एनी मनी का मतलब क्या हो गया? कि कोई पैसे, नॉट यहाँ पे लग गया तो नहीं, तो इसका मतलब हो गया बट ही डिड नॉट हैव एनी मनी, लेकिन उसके पास कोई पैसे नहीं थे। सो ही वुड स्टैंड आउटसाइड द बेकरी एवरी डे, इसलिए वह रोज बेकरी के बाहर खड़ा हो जाता। ठीक है, फिर हो जाएगा एंजॉइंग द नाइस स्मेलिंग बेकिंग ब्रेड, और ताज़ा बन रही रोटी की अच्छी महक का आनंद लेता। इसका मतलब है कि वो बेकरी के बाहर क्या होता था? बेकरी के बाहर खड़ा हो जाता था। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर, और ये बेकरी, बेकरी का मतलब होता है जहाँ पे पाव रोटी जिस दुकान पे बनती है उसको बेकरी कहा जाता है। तो वह हर रोज क्या होता था? बेकरी के बाहर खड़ा हो जाता और जो मीठी महक वाली जो ब्रेड बनती थी उसकी खुशबू का मजा लेता था। ठीक है, तो द बेकर वॉज वेरी एंग्री। द बेकर वॉज वेरी एंग्री, जो बेकर था वो बहुत ही गुस्सा हो जाता था विद द पुअर मैन। किससे? तो गरीब आदमी से। ही फेल्ट दैट एनीवन हु स्मेल्ट हिज डिलीशियस प्रोडक्ट्स शुड पे फॉर स्मेल। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि उसे ऐसा लगता था कि कोई भी उसके स्वादिष्ट उत्पादों को अगर सूंघता है तो उसके लिए, उस महक के लिए क्या करना होगा? उसे पैसे देने चाहिए। ठीक है, सो ही टुक द पुअर मैन टू द कोर्ट, इसलिए वह गरीब आदमी को अदालत ले गया। अब यहाँ पे देखिए आगे कहता है कि द जज हियर्ड द बेकर्स कंप्लेंट पेशेंटली। जज के मतलब होता है न्यायाधीश, या जज भी बोल सकते हैं। हियर्ड के मतलब सुना। बेकर्स तो यहाँ पे देखिए एपोस्ट्रोफी एंड एस लगा हुआ है, यानी कि एस लगा करके इसके ऊपर एक कॉमा लगा है, इसका मतलब होता है काके की, यानी इसका मतलब होता है ऑफ। तो बेकर्स के मतलब क्या हो गया? नानबाई का। कंप्लेंट मतलब शिकायत, कंप्लेंट के मतलब शिकायत। पेशेंटली के मतलब धैर्यपूर्वक या सब्र के साथ। तो यहाँ पे हो गया कि द जज हियर्ड द बेकर्स कंप्लेंट पेशेंटली, जज ने नानबाई की या बेकर्स की शिकायत को बहुत ही धैर्यपूर्वक सुना। देन ही आस्क्ड द पुअर मैन, तब उसने क्या किया? तब उसने गरीब आदमी से पूछा। आस्क्ड के मतलब होता है पूछा, और देन के मतलब तब। डू यू हैव एनी मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं या कोई पैसे हैं? ये किसने पूछा? जज ने पूछा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे देता है कि द पुअर मैन सर्च्ड हिज पॉकेट्स एंड प्रोड्यूस्ड 2 स्मॉल कॉइन्स। सर्च के मतलब होता है तलाश करना, पॉकेट का मतलब मालूम ही है कि जेब होता है, और प्रोड्यूस के मतलब निकालना। ठीक है, निकाला 2 स्मॉल कॉइन्स। तो यहाँ पे दे रहा है कि गरीब आदमी ने अपनी जेब टटोली और 2 छोटे छोटे सिक्के निकाले। ठीक है, दिस इज ऑल मनी आई हैव, दिस इज ऑल मनी आई हैव, यानी मेरे पास बस यही पैसे हैं। ठीक है, मेरे पास सिर्फ यही पैसे हैं। ही सेड टू द जज, उसने न्यायाधीश से कहा। द जज टुक द मनी फ्रॉम द पुअर मैन। जज टुक के मतलब होता है लिया, मनी फ्रॉम द पुअर मैन, यानी कि जज ने उस गरीब आदमी से उन पैसों को ले लिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे है कि द बेकर वॉज डिलाइटेड, जो नानबाई था वो बहुत ही प्रसन्न हुआ यानी खुश हुआ। ही स्माइल्ड एंड ईगरली हेल्ड आउट हिज हैंड टू टेक द मनी फ्रॉम द जज। ठीक है,
अब क्या है, वह मुस्कुराया और न्यायाधीश से पैसे लेने के लिए उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया और उत्सुकता पूर्वक अपने हाथों को आगे बढ़ाया। किस लिए आगे बढ़ाया? तो टू टेक द मनी फ्रॉम द जज, यानी कि जज से पैसे लेने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाया। अब आगे की तरफ देखते हैं। आगे देता है बट द जज डिड नॉट गिव मनी टू द बेकर, लेकिन जज ने उन पैसों को नानबाई को नहीं दिया। यानी कि जो उसने हाथ आगे बढ़ाया तो नानबाई को उसने पैसे जज ने नहीं दिया। ठीक है, ही ओनली जिंगल्ड द क्वाइंस टुगेदर। देखिए, ओनली का मतलब होता है सिर्फ, ओनली का मतलब सिर्फ या केवल, और जिंगल्ड के मतलब होता है खनखना देना। यानी किसी भी चीज़ के जो पैसे हों उसको, या कोई मेटल की चीज़ों को अगर आपस में टकरा करके खनखना दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? जिंगल्ड। ठीक है, तो उसने क्या किया? अब यहाँ पे फिर से देखते हैं। बट द जज डिड नॉट गिव मनी टू द बेकर, लेकिन जज ने जो है नानबाई को उस पैसे को नहीं दिए। ही ओनली जिंगल्ड द क्वाइंस टुगेदर, उन्होंने उसने से ही का मतलब क्या है कि ही आया इस्तेमाल हुआ है जज के लिए। तो उसने क्या किया कि सिर्फ क्वाइंस को आपस में खनखनाया या टकरा करके खनखनाया। ही देन रिटर्न्ड देम टू द पुअर मैन, और तब उसने उन पैसों को क्या किया? गरीब आदमी को लौटा दिया। सेइंग, यह करके कि पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम। यहाँ पे जज बोलता है पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम, यानी कि सजा जो है या दंड जो है अपराध के अनुरूप होना चाहिए। यानी कि दंड उतना ही होना चाहिए जितना अपराध है। द प्राइस फॉर द स्मेल ऑफ द ब्रेड शुड बी द साउंड ऑफ द मनी। यहाँ पे बोल रहा है कि रोटी की महक की कीमत सिक्कों की खनक होनी चाहिए। बस में आगे, तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोगों ने इस लेसन के को हिंदी में समझा। अब आते हैं इसके प्रश्नों की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देता है क्वेश्चन B1। क्वेश्चन B1 में है कि आंसर दिस क्वेश्चंस ओरली। ओरली के मतलब क्या होता है कि मौखिक, यानी कि मुंह से आपको जवाब देना, लिखित रूप में रिटेन में नहीं लिखना है। यहाँ पे दे रहा है आंसर दिस क्वेश्चंस ओरली, इन प्रश्नों के उत्तर आप मौखिक दें। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डिड द पुअर मैन एंजॉय एवरी डे, यानी कि गरीब आदमी हर रोज किस चीज़ का मजा लेता था या लुत्फ लेता था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि द पुअर मैन एंजॉयड द स्मेल ऑफ फ्रेश ब्रेड फ्रॉम द बेकरी एवरी डे। जो गरीब आदमी था वो ताज़ी और मीठी जो खुशबू वाली जो ब्रेड थी उसके महक का एंजॉय हर रोज लेता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द जज आस्क द पुअर मैन टू डू। जज ने गरीब आदमी को क्या करने के लिए कहा? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि द जज आस्क्ड द पुअर मैन टू गिव हिम के मतलब क्या है? जज। गिव हिम द मनी ही हैड, यानी कि जज ने गरीब आदमी को उन पैसों को देने के लिए कहा जो उसके पास थे। ठीक है, फिर आगे की तरफ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर C। क्वेश्चन नंबर C देता है कि हाउ मच मनी डिड द पुअर मैन हैव। गरीब आदमी के पास कितने पैसे थे? तो द पुअर मैन हैड 2 कॉइन्स। जो पुअर मैन है उसके पास कितने कॉइन्स थे? सिक्के थे, तो 2 सिक्के थे, उसने अपनी जेब से निकाला था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर D कि व्हाट डिड द जज डू विद द कॉइन्स। जज ने उन सिक्कों के साथ क्या किया? तो द जज जिंगल्ड द कॉइन्स इन हिज हैंड्स सो द बेकर कुड हियर द साउंड एंड देन रिटर्न द कॉइन्स टू द पुअर मैन। यहाँ पे बोल रहा है कि जज ने उन सिक्कों को अपने हाथों में लिया और उसे खनखनाया ताकि वो बेकर यानी कि नानबाई को उसकी आवाज़ सुनाई दे, उसकी खनखनाहट की आवाज़ सुनाई दे, और तब रिटर्न द कॉइन्स टू द पुअर मैन, और फिर जाकर के उन पैसों को गरीब आदमी को लौटा दिया। ठीक है, तो ये हो गए इनके जवाब। अब आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन है C1 कि राइट ट्रूथ और फॉल्स इन द ब्रैकेट्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि प्रत्येक सेंटेंस के लिए ट्रू और फॉल्स लिखना है कि जो सेंटेंस या जो वाक्य गलत है उसके लिए हम फॉल्स लिखेंगे और जो सही है उसके लिए हम ट्रू लिखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक एक कर करके। सबसे पहला है कि द बेकर वाज अ जेनरस मैन। जेनरस का मतलब होता है उदार, जो दूसरों का भला करे, जो दूसरों के बारे में सोचे, लेकिन ऐसा नहीं था, वो स्टिंजी था, इसलिए ये क्या है? फॉल्स है। फिर जाकर के द बेकर वाज एंग्री विद द पुअर मैन, तो ये सही है कि बेकर जो है गरीब आदमी से क्रोधित था, तो ये हो गया ट्रू। फिर जाकर के द पुअर मैन हैड 6 कॉइन्स, गरीब आदमी के पास 6 सिक्के थे, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि उसके पास 2 ही सिक्के थे। फिर जाकर के आगे है कि द जज गेव द मनी टू द बेकर। यहाँ पे दे रहा है कि जज ने उन पैसों को बेकर को दे दिया, तो ये भी गलत है, उसने वापस कर दिया था गरीब आदमी को। द जज रिटर्न द कॉइन्स टू द पुअर मैन, ये सही है, जज ने पैसे को गरीब आदमी को लौटा दिया, तो ये ट्रू हो गया। अब आगे देखते हैं। अब देखिए एक चीज यहाँ पे एक है कि मैच द वर्ड्स विद देयर ऑपोजिट। इसके ऊपर क्या? नहीं, पहले C2 देखते हैं। C2 में दे रहा है क्वेश्चन नंबर C2 कि
टिक द ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे है कि द बेकर टुक द पुअर मैन, जो बेकर था वो गरीब आदमी को ले गया, कहाँ ले गया, तो हाउस में, तो नहीं, अपने दुकान ले गया, तो नहीं, कहाँ ले गया, तो कोर्ट, तो ये हो जाएगा कोर्ट, इस पे सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर जाकर के है सेकेंड कि द बेकर हेल्ड आउट हिज हैंड टू टेक, नानबाई ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया, किस लिए बढ़ाया, तो ब्रेड लेने के लिए, तो नहीं, केक लेने के लिए नहीं, मिठाइयाँ लेने के लिए नहीं, बल्कि पैसे लेने के लिए, तो ये आपका सही हो जाएगा द कॉइन्स। फिर जाकर के आगे देखते हैं, नेक्स्ट में देता है कि द प्राइस फॉर द स्मेल ऑफ ब्रेड वाज, जो ब्रेड की खुशबू है उसके लिए जो कीमत है वो क्या है, तो द साउंड ऑफ मनी, तो बिल्कुल जज ने वही किया था, पैसों को खनखना करके और उस पैसे को क्या किया, गरीब आदमी को वापस किया, तो यहाँ पे द प्राइस ऑफ फॉर द स्मेल ऑफ ब्रेड वाज क्या हो जाएगा, द साउंड ऑफ मनी। ठीक है, अब आते हैं C3, चलिए इसका जवाब नीचे देंगे, पहले यहाँ पे जो D1 है इसको पहले देख लेते हैं। इसमें देता है कि मैच द वर्ड्स विथ देयर ऑपोजिट मीनिंग्स, यानी कि यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं इन वर्ड्स को क्या करना है, इसके ऑपोजिट मीनिंग के साथ में मैच करना है, मिलान करना है। व्हेन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक इसमें ऐसे आपके लिए दिया गया, जैसे नाइस, नाइस का उल्टा क्या होता है, रूड, तो यहाँ पे हम मिला देंगे, नाइस को रूड के साथ में मिला दिए, ऑलरेडी पहले ही से दिया हुआ। अब देखिए, अब देता है पनिशमेंट, पनिशमेंट का मतलब होता है जज, सज़ा या दंड, तो अब यहाँ इसका उल्टा क्या होता है, इनाम होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, रिवार्ड, पनिशमेंट का अपोजिट हो जाएगा रिवार्ड। उसी तरह स्टिंजी का मतलब क्या होता है, कंजूस, और जेनरस के मतलब होता है उदार, तो इसके साथ में जेनरस मिल जाएगा। फिर एंग्री, एंग्री के मतलब होता है क्रोध, और काम के मतलब होता है शांत। ठीक है, तो क्रोधित का उल्टा हो जाएगा शांत। अब यहाँ पे है नेक्स्ट ई, जब देखते हैं इसमें है स्माइल्ड, तो स्माइल्ड, स्माइल्ड का मतलब होता है मुस्कुराया, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, वेप्ट, यानी कि रोया। अब आगे की तरफ देखते हैं क्वेश्चन C3। क्वेश्चन C3 में कह रहा है कि आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाई वाज द बेकर एंग्री विद द पुअर मैन, जो बेकर है, जो नानबाई है, वो गरीब आदमी से क्यों क्रोधित था। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि क्या है कि बेकरमैन जो है उसके दुकान के बाहर खड़ा होता था और उसके जो ब्रेड होते थे उसकी खुशबू लिया करता था, इसीलिए वो क्या होता था, उससे क्रोधित होता था, क्योंकि वो फ्री में खुशबू लेता और वो खरीदता नहीं था। तो इसी को हम लोग यहाँ पे जवाब लिख देंगे कि द बेकर वाज एंग्री बिकॉज द पुअर मैन स्टूड आउटसाइड हिज बेकरी एवरी डे एंजॉइंग द डिलीशियस स्मेल ऑफ हिज बेक्ड ब्रेड विदाउट बाइंग एनीथिंग, यानी कि वह बिना पैसा कोई भी ब्रेड, बेक्ड ब्रेड जो होता है उसका पैसा बिना लिए हुए और कोई भी चीज़ बिना खरीदे हुए उसके जो ब्रेड का खुशबू है उसका महक हर रोज़ उसके बेकर के दुकान के बाहर खड़ा होकर के इसका एंजॉय लेता था, इसलिए वो उससे क्रोधित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द जज जिंगल द कॉइन्स टुगेदर। ठीक है, व्हाई डिड द जज जिंगल द कॉइन्स टुगेदर, जज ने कॉइन्स को यानी सिक्कों को एक साथ या आपस में हिला करके उससे खनखनाहट की आवाज़ क्यों निकाली या क्यों खनखनाया, तो इसका जवाब हो जाएगा ही वांटेड टू टेल दैट द पेमेंट फॉर द स्मेल ऑफ ब्रेड शुड बी द साउंड ऑफ मनी, वो बताना चाहता था कि जो पेमेंट होगा किस चीज़ का, तो स्मेल ऑफ ब्रेड यानी कि ब्रेड की जो महक की जो पेमेंट है वो क्या होनी चाहिए, पैसों की आवाज़ या खनखनाहट होनी चाहिए। सो द जज जिंगल्ड द कॉइन्स, इसलिए जज ने क्या किया, कॉइन्स को जिंगल्ड किया यानी खनखनाया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिड द जज डू जस्टिस टू द पुअर मैन, क्या जज ने गरीब आदमी के साथ में न्याय किया, गिव रीजंस, इसके कारण बताएं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि यस, हाँ, द जज डिड जस्टिस, क्या किया, न्यायाधीश ने न्याय किया। ही यूज्ड अ क्लेवर वे, उसने एक बहुत ही चतुर तरीके का इस्तेमाल किया। द पुअर मैन ओनली इंजॉयड स्मेलिंग ऑफ ब्रेड, जो गरीब आदमी था वो ब्रेड का सिर्फ स्मेल का, महक का लुत्फ उठाता था। ही डिड नॉट इट, वह उसे खाता नहीं था। सो द प्राइस ऑफ स्मेल एज इक्वल टू साउंड ऑफ मनी, इसलिए जो खुशबू की कीमत है वो पैसे की खनखनाहट के बराबर है। तो इस तरीके से जो है उसने क्या किया, उसके साथ में सही किया। अब आगे की तरफ देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे D3 में जब देखते हैं तो D3 में दे रहा है कि रीअरेंज द जंबल्ड लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। जंबल्ड लेटर्स का मतलब है कि कुछ जो उल्टे पलटे लेटर्स हैं दिए गए हैं इसमें, जैसे यहाँ पे देखेंगे, ये देखेंगे, ये देखेंगे, ये कुछ वर्ड्स हैं जो उल्टे पलटे अक्षरों को जंबल्ड किए गए हैं। तो इनको हमको क्या करना है, इनको रीअरेंज करना है। रीअरेंज के मतलब है कि इनको सही कर लेना है। तो आइए
सबसे पहले इसको करते हैं। देखिए यहाँ पे जो पहला है इसको जब आप सेट करेंगे तो ये हो जाएगा मनी, MONEY, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये BERAD लिखा है, इसको हम सही करेंगे तो BREAD, ब्रेड। फिर ये पोरो है, इसको अगर हम सही तरीके से करते हैं तो ये हो जाएगा पुअर। फिर TUROC, इसको जब मिलाएंगे तो इससे जो वर्ड बनेगा एक मीनिंगफुल, वो हो जाएगा कोर्ट। और उसके बाद ये RANGY, इसको अगर सही करते हैं तो इससे एक वर्ड बनता है जो मीनिंगफुल वर्ड होगा, वो होगा एंग्री। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है E1, फ्रेम WH क्वेश्चंस फॉर द आंसर्स गिवन बिलो। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि नीचे दिए गए जो भी आंसर्स हैं उनसे आपको WH वाले क्वेश्चन, यानी कि व्हाट, वाई, वेयर, है ना, हूँ, इससे बनने वाले क्वेश्चन बना देने हैं। तो आइए सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि आई लिव इन पटना। यहाँ पे क्या दिया है? आई लिव इन पटना, ये आपको दिया है, आई लिव इन पटना, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ये आंसर दिया है, इससे क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ पे है कि मैं पटना में रहता हूँ, इसको हम क्या बनाएंगे कि हम कहाँ रहते हैं या तुम कहाँ रहते हो। तो इसको क्या कर देंगे, वेयर डू यू लिव, आई को यू में बदल देंगे और यहाँ पे लिख देंगे वेयर डू यू लिव, ठीक है। उसी प्रकार से आंसर देखते हैं। आई वेंट टू स्कूल एट 9 AM येस्टरडे, मैं कल, ठीक है। यहाँ इसको पहले काटिए, हाँ देखते हैं यहाँ पे है आई वेंट टू स्कूल एट 9 AM येस्टरडे, ये हो गया। तो यहाँ पे इसको बन जाएगा व्हेन डिड यू गो टू स्कूल येस्टरडे, आप जो है कल कब स्कूल गए थे। उसके बाद है आई गो टू स्कूल टू स्टडी, मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूँ। इससे क्वेश्चन हो सकता है कि आप क्यों विद्यालय क्यों जाते हैं, तो वाई डू यू गो टू स्कूल, ठीक है। अब आगे की तरफ देखते हैं। फिर है आई प्ले फुटबॉल इन द रेसेस, इसका हो जाएगा व्हेन डू यू प्ले फुटबॉल, फुटबॉल मतलब है कि आप कब खेलते हैं, ठीक है। फिर है आई वॉज गोइंग होम, मैं घर जा रहा था, इसका हो जाएगा वेयर वेयर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे थे। तो इस तरीके से WH क्वेश्चन जो आंसर दिए हैं उनसे हम। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह के वीडियो को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।